गोल्ड 2 लाख रुपए पर 10 ग्राम जा सकता है इस साल के एंड तक। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है जेपी मॉर्गन का कि जो गोल्ड है वो $6,000 पर आउंस तक जा सकता है इस साल के अंत तक। और बैंक ऑफ अमेरिका का भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन कुछ ऐसा ही कहता है। लेकिन एक टाइम पे जो गोल्ड मरा हुआ था और रैली के बाद लोगों का एक बार भरोसा उठ गया था, ये एक बार फिर रैली देना शुरू क्यों कर चुका है और एक्चुअली सही अप्रोच क्या है, इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि कोई चीज भाग रही है तो उसके पीछे ही भागना जरूरी है, क्योंकि जब ये गिरता है ना तो यही लोग होते हैं जो कि इसकी री रेटिंग कर देते हैं, जिस वजह से लोग कहने लगते हैं कि जो गोल्ड है वो गिरना शुरू हो गया है। तो आज समझेंगे गोल्ड और सिल्वर की कहानी कि बेसिकली दुनिया में चल क्या रहा है। सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर जो गोल्ड है उसने करीब करीब 16% की रैली हमें दिखा दी है, और जो सिल्वर है उसके अंदर भी हमें एक रीसेंट रैली देखने को मिलती है 26% के आसपास। लेकिन ये जो रैली है इसको ड्राइव करा तो करा किसने, इसके पीछे कुछ मेजर कंसर्न निकल के आए। सबसे पहली चीज, जापान के अंदर जो इन्फ्लेशन की दिक्कत चल रही है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो जापान है उसके अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है, जिस वजह से वहां की जो करेंसी है वो वीक हो रही है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि वो यूएस बॉन्ड को बेचने लगा है। अब जब यूएस बॉन्ड बिकना शुरू हो जाता है तो इससे एक बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाए एकदम से मार्केट के अंदर, तो उसकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट, और उसकी जो प्राइसिंग पावर है वो भी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप हमेशा मार्केट जाते हो और आपको 4 सेब दिखते हैं, तो जो 4 सेब है उनकी कीमत है, उसी कीमत पे वो बिकते रहते हैं। अब क्या हो कि किसी ने वो सेब को होल्ड करा हुआ है, अब उसको लग रहा है कि नहीं ये जो सेब है ना ये सड़ने वाले हैं, मैं करता हूं कि मार्केट के अंदर डंप करता हूं। अब अगली बार आप मार्केट में जाते हो और जो 4 सेब है उसकी जगह आपको 40 सेब दिख जाते हैं, तो जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब खरीदने वाले कम हो गए हैं और जो सप्लाई है वो ज्यादा हो चुकी है। इसी तरीके से ना हमारी करेंसी भी होती है। अब जो डॉलर है इसको दुनिया की ना हर एक कंट्री होल्ड करती है, क्योंकि एक ग्लोबल करेंसी की तरह काम करती है। मतलब अगर आपको चाइना से खरीदना हो, वियतनाम से खरीदना हो, इंडिया से खरीदना हो, अगर आपके पास डॉलर है तो आप कहीं से भी खरीद सकते हो। अगर आप चाहो कि वियतनामी करेंसी से इंडिया के साथ सौदा करो तो क्या पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल हो सकता है अगर हमारी पॉलिसी हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता, हम डॉलर्स के अंदर ही ट्रेड करते हैं। अब डॉलर को बेचना जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि अपने देश के अंदर आपका पैसा वापस लाया जा सके और आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ाई जा सके, और इससे क्या हो कि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कम हो सके। अब ये चीज आरबीआई भी करता है और यही चीज जापान ने भी करने की कोशिश करी। मतलब जापान काफी सारा डॉलर होल्ड करता है, लेकिन अपनी करेंसी बचाने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उसने बॉन्ड बेचने शुरू कर दिए। मतलब अपना जो रिजर्व है उसको खाली करना शुरू कर दिया। मतलब डॉलर बेच करके अपनी जो करेंसी है उसको खरीदना शुरू करा, तो डॉलर गिरना शुरू हो गया, क्योंकि होल्डिंग पावर किसके पास है? जापान के पास है। अगर यही चीज चाइना करना शुरू कर दे तो इससे जो डॉलर है वो अपनी वैल्यू और भी ज्यादा खोना शुरू कर देगा, और यही दिक्कत डॉलर के साथ हमें देखने को मिली। अब जब मार्केट के अंदर डॉलर काफी सारा आ गया तो डॉलर वीक होना शुरू हुआ, और गोल्ड जो है ना वो हेज करता है डॉलर को, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि डॉलर जो है वो हेज करता है गोल्ड को। मतलब स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट समझो। स्मार्ट मनी कहां इन्वेस्ट करता है? स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करता है सेफेस्ट जगह पे जहां पे वो ग्रो कर पाए। अब डॉलर अगर गिरना शुरू हुआ, वैल्यू खोना शुरू हो गया, तो गोल्ड जो कि एक लिमिटेड एसेट है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अब यही चीज होना शुरू हुआ, तो स्मार्ट मनी को ये लगा कि भाई डॉलर हम होल्ड करके बैठे हैं क्योंकि ये ग्लोबल करेंसी है, बट ये तो अपनी बाइंग पावर ही खोए जा रहा है। तो एक काम करता हूं, अब दुनिया में इन्फ्लेशन आने वाला है, एक काम करता हूं डॉलर बेच करके ना गोल्ड में शिफ्ट हो जाता हूं, क्योंकि जो डॉलर है वो अपनी बाइंग पावर खो सकता है लेकिन गोल्ड तो ग्रो हो जाता है ना, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देता है। तो इसी वजह से गोल्ड में और पैसा जाना शुरू हो गया, जिस वजह से डॉलर कमजोर हुआ और गोल्ड बढ़ गया। अब गोल्ड क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो गोल्ड है वो लिमिटेड सप्लाई के साथ आता है। अब ये चीज यहां खत्म नहीं होती, एक और क्राइसिस आता है, $40 ट्रिलियन का डेट। अब डेट क्या है? डेट है कर्जा। मतलब क्या है कि हर जो देश है ना वो एक घर की तरह काम करता है। इसको समझो कि आपने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, कितना पैसा आप स्पेंड करोगे, और जो आपका बचा होगा वो आपकी सेविंग के अंदर चला जाएगा। अब जो ज्यादातर देश होते हैं वो स्पेंड करते हैं कैसे? इंश्योरेंस के अंदर स्पेंड कर देते हैं, जो रिटायर्ड लोग होते हैं पेंशन के अंदर स्पेंड करते हैं, हेल्थ केयर में स्पेंड करते हैं। अब यूएस भी यही करता है। लेकिन अगर एक देश कमा कम पा रहा है और स्पेंड ज्यादा कर रहा है, तो जो पैसा स्पेंड कर रहा है वो कहां से आएगा?
कर्जा लेकर के, राइट। अब यही चीज होता है, इसी को कहते हैं बजट, चाहे आपका घर हो चाहे कोई देश हो, इसी तरीके से काम करता है। अब यूएस का जो बजट है वो हमेशा डेफिसिट में चलता रहता है, क्योंकि खर्च ज्यादा करते हैं, कमा कम रहे हैं, तो इसी वजह से $40 ट्रिलियन का जो डेट है वो बन गया। अब $40 ट्रिलियन इतना बड़ा है कि आप ये समझो हर साल अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करोगे तो करीब करीब $1 ट्रिलियन आपको इंटरेस्ट के अंदर देना पड़ेगा। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि आपका जो बजट है उसका 20 से 30% तक का हिस्सा, मतलब जो भी आप कमा रहे हो उसका 20 से 30%, और कई केसेस में तो 40% तक का भी हिस्सा आप सिर्फ कर्ज चुकाने में खर्च कर रहे हो। मतलब घर चलाने के लिए, देश चलाने के लिए आपके पास पैसा ऑलरेडी कम है। अब कम पैसे में घर तो चलेगा नहीं, तो इसलिए क्या करोगे, और कर्ज लोगे, और ये कर्ज तब तक चलता जाएगा जब तक कर्ज खरीदने वाले लोग हैं। अब जो कर्ज है वो खरीद कौन रहा है, वो खरीद आप रहे होते हो, मैं रहा होता हूं, मतलब लोकल जनता, यूएस की लोकल जनता खरीद रही होगी, या फिर देश खरीद रहे होते हैं। क्योंकि जो डॉलर है वो एक सुपर करेंसी है, मतलब सेंट्रल करेंसी है, तो इसीलिए उसका कर्ज खरीद भी लेते हैं लोग। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई कर्जा क्यों खरीदते हैं, क्यों लेना है भाई किसी और का कर्जा, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट मिलता है। अब डॉलर के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 5 से 6% के आसपास होता है, जिसको हम कहते हैं यील्ड, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड यील्ड। अब जो बॉन्ड यील्ड होती है अगर ये बढ़ जाती है तो डॉलर के अंदर ज्यादा पैसा जाता है। क्यों? क्योंकि डॉलर कम रिस्क की करेंसी में से माना जाता है, तो ज्यादातर लोग खरीदते हैं, तो इसलिए कर्ज रीफाइनेंस हो जाता है देश का, और जब तक ये रीफाइनेंस होता रहेगा तब तक ये जो डेट का गेम है ये चलता रहेगा। लेकिन जब जब कर्जा आता है डॉलर अपनी बाइंग पावर लूज करता है और गोल्ड ग्रो करता है। अब ये जो $40 ट्रिलियन का डेट है ये ओवरनाइट नहीं आया, कुछ टाइम पहले, आज से सिर्फ 6 महीने पहले करीब करीब $38 ट्रिलियन था, और हार्डली 3 से 4 महीने में $1 ट्रिलियन का जो डेट है वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अब यहां पर भी एक और बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब नंबर राउंड फिगर में आता है ना तो हाईलाइट काफी ज्यादा होता है, और रीफाइनेंस करते हुए भी दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। अब वहीं पे जापान भी बेच रहा है, आपको रीफाइनेंसिंग भी चाहिए, तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा लोगों को, तभी आपके देश के अंदर पैसा कोई लगाएगा, अदरवाइज तो कोई लगाएगा ही नहीं, है ना। ये भी दिक्कत होती है। तो इसी वजह से बॉन्ड यील्ड भी यहां पर गिरी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे करके रिकवर कर रही है। तो इस वजह से भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, स्मार्ट मनी है, जिनके पास बड़ा पैसा है, इंडिया, यूएस, चाइना, सबके जो लोग हैं वो गोल्ड की साइड मूव कर गए। अब इसी वजह से मोटा मोटा ये पूरा का पूरा खिचड़ी हमें देखने को मिलती है। अब इसके अलावा भी 2 4 5 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो समझ के कुछ होने नहीं वाला, जितना था वो मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं आपके और मेरे जेब के ऊपर क्या होने वाला है। क्या जो गोल्ड और सिल्वर है हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको समझते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला गेम है, और इसी से आपको भी और मुझे भी फर्क पड़ता है, राइट। सबसे पहली चीज आप ये समझो कि भाई गोल्ड क्यों अच्छा है। जैसे हमने अभी तक ये चीज समझी कि गोल्ड इसलिए अच्छा है क्योंकि वो इन्फ्लेशन को हेज करता है, ठीक है। यूएस के टर्म में गोल्ड बिकता है डॉलर टर्म्स में, है ना, इसलिए डॉलर गिरता है तो गोल्ड बढ़ने लगता है। अब जो गोल्ड है वो लिमिटेड सप्लाई है, जैसे मैंने आपको एप्पल वाले सेब के साथ बताया, तो सप्लाई तो एकदम से बढ़ नहीं सकता, लिमिटेड सप्लाई है। तीसरी चीज क्या है कि जो गोल्ड है वो एक रियल करेंसी की तरह यूज होती है, मतलब आज भी यूज होती है, आज से 100 साल पहले भी होती थी, आज से 1000 साल पहले भी यूज होती थी। जब चावल के बदले चावल नहीं मिलता था तो गोल्ड के बदले, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो गोल्ड उनके अंदर डील हुआ करता था, है ना। तो पहली चीज, ये डॉलर से पुरानी करेंसी है, तो इसके ऊपर ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा है कि भाई अगर आपके पास 24 कैरेट का सोना है तो आप चाहे इंडिया में बेच दो उसे, चाहे यूएस में ले जाकर के बेच दो, आपको पैसा मिल जाएगा उसके बदले, है ना। तो इसलिए ट्रस्टेड करेंसी है, डॉलर से भी ज्यादा ट्रस्टेड करेंसी है ये। तो अगर आप नेट नेट देखोगे तो भाई ऐसी करेंसी आपके पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये भी समझो। अगर आईएनआर आपके पास है, ठीक है, इंडियन रुपया आपके पास है, तो इससे क्या बेनिफिट होते हैं, क्या नेगेटिव होता है ये समझो। रुपया जो होता है इसके थ्रू आप दाल चावल सब्जी रोटी स्टॉक मार्केट के अंदर खरीदना बेचना सब कर सकते हो इंडिया के अंदर, ठीक है। अब इंडिया एक पूरे देश का, मतलब इस एक पूरी दुनिया का सिर्फ 4% मार्केट है, मतलब पूरी दुनिया का सिर्फ 4% है इंडिया की जो मार्केट है। अब सपोज करो आपकी जो जॉब है वो भी आईएनआर कमाती है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आईएनआर कमाती है, आपकी जो सेविंग है वो भी आईएनआर टर्म्स के अंदर है। तो किसी भी रीजन से अगर ये डेप्रिशिएट होती है तो फिर क्या होगा, आपकी सेविंग्स गिरने लगेगी, है ना। कई बार करेंसी भी कोलैप्स हो जाती है देश की, होना तो ज्यादा अच्छा, लेकिन हो जाती है तो कुछ नहीं कर सकते। लोगों का 1 1 करोड़ में सोचते हैं रिटायर कर लेंगे, लेकिन अगर करेंसी ही
40-50% क्रैश हो गई तो रिटायरमेंट तो भूल जाओ, क्योंकि परचेजिंग पावर ही खत्म हो जाती है। ये चीज इंडोनेशिया के साथ, पोर्चुगी के साथ, बहुत सारे देशों के साथ ऑलरेडी हो चुकी है। और ये जो इश्यू है ना करेंसी वीकनिंग का, ये सिर्फ डॉलर के साथ नहीं, इंडिया के साथ भी, और ये रियल है। आज से 1 साल पहले $1 के बदले आपको 87 रुपीज मिलते थे। आज की डेट के अंदर 95 रुपीज देने पे $1 मिलेगा। मतलब लास्ट 1 साल के अंदर जो करेंसी है, इंडियन करेंसी INR, उसने 8% अपनी वैल्यू खो दी। मतलब अगर आप सिर्फ डॉलर के अंदर अपना पैसा सेव करते और उसको कन्वर्ट करते आज, तो आपको 8% का गेन देखने को मिलता। इतना सिंपल है ये, ठीक है। अब यहां पर अगर आपके पास गोल्ड होता, और मैं कहता हूं ये दोनों की दोनों सेम रहता, तो गोल्ड और भी ज्यादा ग्रो कर सकता था। क्यों? क्योंकि INR गिरा डॉलर टर्म में और डॉलर गिरा गोल्ड के टर्म में, तो ये रिटर्न्स ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। अब गोल्ड को अगर आप INR टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा सुन लेना बैक कर करके। तो जो गोल्ड है वो डॉलर टर्म्स में तो स्टक हो सकता है, लेकिन गोल्ड INR टर्म्स में ग्रो होता रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि जो गोल्ड है वो बिकता है डॉलर टर्म्स के अंदर, राइट। तो इन्फ्लेशन की वजह से INR वीक होता रहता है। तो अगर हम बाहर से गोल्ड मंगाते हैं तो हमें ज्यादा INR देना पड़ेगा और ज्यादा डॉलर भी देना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर टर्म्स में भी गोल्ड अप्रिशिएट हो रहा है। तो इसी चक्कर में दो बेनिफिट मिलते हैं। इसको कहते हैं करेंसी रिस्क, इसको कहते हैं करेंसी हेज, ठीक है। इसको करेंसी का बेनिफिट भी कहते हैं कि INR के टर्म्स में अंदर आपको करेंसी का बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको मिल गई। तो अब नेट नेट बात करते हैं कि भाई ये सारी कहानी तो ठीक है, कैसे देखना चाहिए इसको, कैसे अप्रोच करना चाहिए। आज से 5 साल पहले, आज से 3 साल पहले, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, और आज भी, राइट, टुडे, मेरे पास सिर्फ एक ही स्टोरी है, और ये स्टोरी मेरे ख्याल से मेरे लिए काम कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग लिए काम करेगी। सबसे पहली चीज देखो, जो पोर्टफोलियो होता है ना, ये पोर्टफोलियो है। मतलब आपके पास मान लो 100 रुपए हैं, ठीक है। अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हो सकते हैं, तो इसमें रियल एस्टेट तो आने से रहा कुछ भी, ठीक है। तो रियल एस्टेट पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो नहीं रखता, या तो रियल एस्टेट हैवी पोर्टफोलियो हो जाता है कि भाई 50 लाख रुपए मैंने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जाके, अब मेरा पोर्टफोलियो में सिर्फ 100% रियल एस्टेट है, ठीक है। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता। तो कैसे किया जाता है इसको समझो। सपोज करो आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, इसके अंदर सबसे पहले आपने इक्विटी के अंदर रखा। इक्विटी का फायदा क्या है? कंपनी है, ग्रो करती रहती है, ठीक है। तो इक्विटी के अंदर आपने यहाँ पर 50% के आसपास या 70% के आसपास इक्विटी रख दी है। अब इक्विटी क्यों अब कम कर दी है लोगों ने, इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि इक्विटी ना काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। और इंडिया के अंदर लोगों को ये समझ आ गया कि भाई हाई रिस्क तो कहना आसान है, लेकिन हाई रिस्क को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रिटर्न्स नहीं बनते, 40-50% कंपनियां गिर जाती हैं। तो 70% इक्विटी के अंदर है, और ये 70% के अंदर भी आपका ग्लोबल इक्विटी में होगा कि भाई देश के बाहर पैसा लगा हुआ है और देश में भी पैसा लगा हुआ है, ठीक है। 70% का पार्ट हो गया आपका। अब इसके अलावा हमारे पास आता है 10 to 15%, जिसको हम गोल्ड कहते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अब गोल्ड में भी ना बहुत अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, ज्वेलरी होती है, डिजिटल होता है। इन दोनों से दूर रहना अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ढूंढ रहे हो। अगर आप ज्वेलरी लेने जाते हो तो अराउंड 10 से 14% मेकिंग चार्ज प्लस 3% का टैक्स, तो ओवरऑल आप खरीदते हो, आपको स्टार्टिंग में ही 15-20% का लॉस हो जाता है ज्वेलरी में। उसको आप पहन सकते हो और यूज केस है उसके, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से तो इतना अच्छा सेंस नहीं बनाता, ठीक है। तो अगर हम 10 से 15% कहते हैं तो यहाँ पे दो मेन फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है ETF। अगर आप ETF के थ्रू जाते हो तो ETF में गैप काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे कई केसेस के अंदर इंडिया का जो ETF है बाहर के ETF के साथ कोलैब करके कर रहा है काम, FOF कर रहा है, तो गैप वहां पे प्राइसिंग का गैप होता है। जैसे अभी जब रैली आई थी तो 10% का गैप दिख रहा था। मतलब रियल मार्केट प्राइस गोल्ड का अलग था, ETF प्राइस काफी ज्यादा अलग था, है ना। तो ये चीज भी याद रखना, ठीक है। तो ETF आता है। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, जो थोड़ा रिस्कियर भी है, वो है हमारा फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड क्यों? मेरे हाथ में सिक्का आ गया, जो भी आ गया उसको उठाओ, आप उठा करके अपने पास रखो, लॉकर में रख दो, उसके बदले ड्राफ्ट निकाल लो, ठीक है, ये उठा लो, ये आपका काम आ गया। क्योंकि ETF का भी नहीं पता ना कि कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। अगर आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी अच्छी बात है, SIP फॉर्मेट में ETF सबसे ईजिएस्ट वे है। क्योंकि भाई गोल्ड खरीदने के लिए भी आपके पास आज की डेट में 1 लाख 1.5 लाख रुपए होने चाहिए।
तो अगर नहीं है तो भाई बेस्ट केस क्या है, ETF है। लेकिन अगर आपके पास है तो फिजिकल भी आपके पास थोड़ा हो तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, ठीक है, मेरा मानना ये है। तो ETF और फिजिकल दो ही बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में मिल रहा है, कितनों को मिल रहा है कितनों को नहीं मिल रहा है पता नहीं, कंडीशन भी अब चेंज होती जा रही है, तो टैक्स हैवी भी हो चुका है वो थोड़ा बहुत। तो अब हमारी 80% पोर्टफोलियो यहां पर आ गया, सिल्वर 5% आ गया हमारा, ठीक है। 5% ओवरऑल पोर्टफोलियो से ज्यादा सिल्वर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सिल्वर रिस्कियर एसेट है, पता नहीं कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। और ये आज नहीं, मैं जब ये अगर ये यहां से भी भाग जाता तब भी मैं 5% ही बोलूंगा, ये गिर जाता तब भी मैं 5% ही बोलूंगा, ये अल्फा के लिए आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पूरे 80 से 85% के आसपास पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अब 15% का क्या करें? 15% होता है अपॉर्चुनिटी फंड। अपॉर्चुनिटी फंड का सिंपल मतलब है इमरजेंसी फंड। आई होप आपके पास होगा, मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा। अपॉर्चुनिटी फंड का मतलब है कि भाई सपोज करो इक्विटी मार्केट के अंदर ना 10% फॉल आ गया, निफ्टी 10% गिर गया, ये अपॉर्चुनिटी फंड निफ्टी में जाएगा, ठीक है। फिर निफ्टी रिकवर करेगा, यहां से निकल के फिर अपॉर्चुनिटी फंड बनेगा। फिर गोल्ड के अंदर करेक्शन आ गया, जैसे गोल्ड यहां पर गिर गया था तो गोल्ड के अंदर पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा बिल्ड कर ली हमने, ठीक है। अब गोल्ड अगर चढ़ गया तो वापस से उसको बेच करके वापस लेके आएंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। अगर मुझे कहीं पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पे बल्क बाइंग हम कर सकते हैं। सो नेट नेट इस तरीके से अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे इंडियन मार्केट में, इंडिया के बाहर भी, गोल्ड में भी, सिल्वर में भी, तो मल्टी एसेट पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। और लॉन्ग टर्म के अंदर मल्टी एसेट बेस्ट इसलिए रहेगा क्योंकि देखो सिचुएशन दुनिया की काफी चेंज हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट होने की बात होनी शुरू हो चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे अगर हम 10 साल 15 साल की इन्वेस्टिंग जर्नी की बात कर रहे हैं। जर्नी तो एक दो दिन या एक दो साल की तो होती ही नहीं, तो अगर हम 10-15 साल की बात कर रहे हैं तो ऐसा पोर्टफोलियो ज्यादा सेंस बनाता है। तो ये मेरा अप्रोच है। मेरे हिसाब से गोल्ड आगे भी बढ़ता रहेगा, डॉलर जिस हिसाब से वीक होता रहेगा, हो सकता है आज से 5 साल 10 साल के बाद जो डॉलर है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाए, चाइना रूल करे या कोई और रूल करे दुनिया के ऊपर, तो उस स्टेज के अंदर भी गोल्ड आपको बचाएगा। चाइना भी हैवीली गोल्ड को बाय कर रहा है, तो गोल्ड एक रियल करेंसी है, इसका आपके पोर्टफोलियो में होना अच्छा माना जाता है। इवन लास्ट 2 साल से जब इंडियन मार्केट नहीं चले तो गोल्ड जिनके पास था उनकी वेल्थ हमने देखी प्रिजर्व होते हुए, और गोल्ड की बाइंग पावर भी टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि रियल जो करेंसी है, जो पेपर करेंसी है जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली इतना काम अच्छा कर नहीं पा रही, और अब थोड़ी सी खींचातानी भी होती जा रही है, लोगों का ट्रस्ट भी पेपर करेंसी से थोड़ा हटता जा रहा है, ठीक है। तो गोल्ड अच्छा ऑप्शन है, 10-15% मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, ज्वेलरी फॉर्म में नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, राइट। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।